दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंततः भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सहयोगी दलों को छोटा करते हुए, सहयोगी दलों के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनते हुए सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक बार पहले भी शीर्ष पर जा चुकी है, 5 साल के लिए और फिर 80 घंटे के लिए। अब तीसरी बार विराजमान होने जा रही है। लेकिन पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अब तक सिर्फ हसरतों में ही है। अभी वो हकीकत में उतर नहीं पाया, लेकिन वो हसरत, गुजरात लॉबी की हसरत, नागपुर की हसरत, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हसरत कि पटना में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कब बनेगा, इसको लेकर अब सीक्रेट प्लानिंग अंदर खाने चल रही है। वो सीक्रेट प्लानिंग जिस प्लानिंग के सहारे नीतीश कुमार से मुक्ति पाने की तैयारी है, बिल्कुल वैसी ही सीक्रेट प्लानिंग जिस प्लानिंग के तहत बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना से चरणबद्ध तरीके से मुक्ति पाई गई। लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से मुक्ति पाने की प्रक्रिया को क्या नीतीश कुमार होने देंगे? दरअसल बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला, रणनीति बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सिलसिला भी इस रूप में शुरू हुआ कि अंततः कई मोर्चे पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की संख्या को आगामी विधानसभा चुनाव में कहां तक लेकर जाए, इसकी तैयारी शुरू हो गई। तैयारी किस रूप में? स्वाभाविक है कि सहयोगी दल के रूप में जनता दल यूनाइटेड रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जितनी छोटी 2020 में बना दी गई, चिराग मॉडल के द्वारा बना दी गई, उससे ज्यादा छोटी बने ना बने, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी जरूर बन जाए। 74 का आंकड़ा 94 या 104 कैसे बन जाए? कुल मिलाकर बहुमत के आंकड़े से 20-25 सीट पीछे रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। ये कवायद बिल्कुल महाराष्ट्र वाले अंदाज में, मोटे तौर पर कहें तो स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की कवायद बहुत शिद्दत के साथ चली जा रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इससे अनभिज्ञ हैं? क्या नीतीश कुमार पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं? दरअसल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार अनजान बन जाए, सीधे तौर पर तो यह बात गले नहीं उतरती। लेकिन क्या वाकई 2020 में जो चिराग मॉडल खेला गया, क्या नीतीश कुमार उस वक्त अनजान नहीं बने हुए थे? अनजान तो नहीं बने हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह जरूर थी, जिसमें वो सिर्फ फड़फड़ा सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। 2020 में हुआ क्या था? भाजपा के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव और उनके प्रभारी रहते देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया था। सीट शेयरिंग का मामला तय हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड पुश कर रही थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2005 और 10 के तरीके से हो, यानी 141-42 जेडीयू और 101 सीटें बीजेपी। उस फॉर्मूले पर न तो देवेंद्र फडणवीस तैयार हुए और ना ही भूपेंद्र यादव तैयार हुए। अंततः मामला 122 और 121 पर गया, यानी बराबरी पर समझौता हुआ और बराबरी के समझौते में 7 सीटें जेडीयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए छोड़ी। 11 सीटें अपने कोटे से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी के लिए छोड़ी और अंत में जो आंकड़ा दिखा लड़ने वाली सीटों का, उसमें जनता दल यूनाइटेड 115 और भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ रही थी। अब 115 सीटों वाली, यानी 5 सीटें ज्यादा लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड 43 पर कैसे आए, यानी 72 सीटें हारने का इंतजाम कैसे हो जेडीयू का? यह रणनीति कहां बनी? सबको पता है कि दिल्ली के स्वर्ण जयंती अपार्टमेंट में, सांसदों का जो अपार्टमेंट है, वहां कौन किसके घर पहुंचता था। चिराग मॉडल की बुनियाद कैसे डाली गई और जिस चिराग मॉडल की बुनियाद डाली गई, उस बुनियाद के आसरे सत्ता का खेल करने की जो पूरी कवायद थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बिग ब्रदर कैसे बनाया, पूरी कहानी है। वो चर्चा फिर कभी। लेकिन हकीकत जो सामने आई वो यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू की तुलना में 5 सीटें कम लड़ने के बावजूद 31 सीटें ज्यादा हासिल कर ली। क्या इस बार भी यही कवायद है? इस बार दरअसल भारतीय जनता पार्टी की इच्छा ही यही है कि 122 सीटें तो मिलनी नहीं है लड़ने के लिए,
लड़ने के लिए सीटें बहुत ज्यादा मिलेंगी तो 100 मिलेंगी, 105 मिलेंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश बीजेपी को नहीं है। लेकिन उसकी कोशिश यही है कि जो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी ने 2010 के चुनाव में 101 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीतकर 90% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ जो सीटें लाई थी, वो स्ट्राइक रेट बरकरार रहे, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूरी न रहे। यह कवायद बीजेपी कर रही है। लेकिन इस कवायद के पीछे असली खेल क्या है? बची हुई सीटें कहां से आएंगी? क्योंकि 2010 में तो एक तरफा आंधी चल रही थी। अगर भाजपा ने 91 सीटें जीती थी तो जनता दल यूनाइटेड ने भी 115 सीटें जीती थी। 141 पर लड़कर 115 सीटें, एक सीट निर्दलीय के लिए छोड़ी गई थी, और 101 पर लड़कर 91 सीटें बीजेपी। उस वक्त बीजेपी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि नीतीश कुमार ही सत्ता के बेहद करीब थे। दो ही पार्टियां गठबंधन में थी। आज की तारीख में कितनी पार्टियां हैं गठबंधन में, जो कम से कम दिखाई दे रही हैं कि कुछ सीटों पर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। 5 पार्टियां तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है। अब चुनाव तक मुकेश सहनी की पार्टी आ जाए तो बात अलग है, नहीं आए तो पोस्ट पोल सिनेरियो की संभावना भी बनी रहेगी। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि इतनी सीटें इन छोटे दलों को मिले ताकि इन छोटे दलों के पास कुल मिलाकर 25-30 सीट जीतने के हालात बन जाए, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अगर 100 से ऊपर ना जाए, 100 का आंकड़ा ना छू पाए, तो 90 से नीचे ना रहे। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? 148 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 132 सीटें जीती, 133 सीटें, 90% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी 90% के स्ट्राइक रेट के साथ 90 का आंकड़ा पार करना चाहती है, और 90 का आंकड़ा पार करने के पीछे मंशा यही है कि जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर बिहार की सत्ता पर कब्जा किया जा सके। क्योंकि अब चिराग मॉडल खेलना संभव नहीं है। इसलिए भी संभव नहीं है कि नीतीश कुमार की बैसाखी पर दिल्ली की सरकार है, और यह बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि एक बार बीजेपी 90 पार कर गई, बिहार की सत्ता का निजाम उसके पास आ गया, तो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल में बड़ी टूट कराई जा सकती है। सत्ता की लगाम छूटते ही नीतीश कुमार की पार्टी का संसदीय दल नीतीश कुमार के पास नहीं बचेगा, इस संभावना से बीजेपी भली भांति अवगत है, और वही खेल वो खेलना चाहती है। किस रूप में, किस तरीके से खेल खेला गया? महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में इन मौके पर 2014 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को कहा गया कि अब अलायंस नहीं होगा, अलग लड़ेंगे। कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ने का ऐलान कर ही चुके थे। चतुष्कोणीय मुकाबले में कम प्रतिशत वोट लाकर भी भारतीय जनता पार्टी 122 तक पहुंच गई। फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को 2022 में तोड़ दिया गया, टूटे धड़े के साथ सरकार बनाई गई। छोटी पार्टी होने के बावजूद टूटे धड़े को मुख्यमंत्री पद दिया गया, और जब चुनाव हुए विधानसभा के, अभी का चुनाव जिसका नतीजा अभी 2-4 दिन पहले आया है, उस नतीजे को देखें तो न तो अजीत पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट 90% था, ना ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट 90% था। 90% का स्ट्राइक रेट किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी का था। कैसे था, क्यों था, छोड़ दीजिए उस बहस को, लेकिन हकीकत यही है कि वो था। तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक रेट के साथ खेलने में विश्वास रखती है, और स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की स्थिति में स्वाभाविक है कि पटना में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कवायद के लिए नीतीश कुमार को साथ भी रखना है चुनाव तक, और नीतीश कुमार को दगा भी देना है। ये कवायद जो आधी 2020 के चुनाव में मुकम्मल की जा चुकी थी, लेकिन 2020 के चुनाव में जो आधी कवायद मुकम्मल हुई, उस आधी कवायद में एक बात तो साफ हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में चूकी कैसे। आधे मिशन में कामयाब हुई, आधे मिशन में चूक गई। मिशन में इसलिए भारतीय जनता पार्टी चूक गई क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड चुनाव के बाद इन तीनों की जीती हुई सीटों को जोड़कर देखा गया तो यह बहुमत के आंकड़े से ऊपर जा रही थी। और जब ये बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस, लेफ्ट, राजद और जेडीयू की सीटें ऊपर जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख गया कि बिहार में इस 5 सालों तक मुख्यमंत्री पद मिलना नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार के साथ ही रहने में भलाई है।
अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी कोशिश क्या है? पहली कोशिश तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी की पहली कोशिश यह है कि खुद 90 का आंकड़ा पार करे और एनडीए के दायरे में या एनडीए के दायरे के बाहर भी जो छोटी पार्टियां हैं लेफ्ट को छोड़कर, उनके विधायकों की संख्या 28-30 तक पहुंच जाए। दूसरा प्लान भारतीय जनता पार्टी का इस करीने से एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिसकी भनक शायद नीतीश कुमार को भी नहीं है, और वो प्लानिंग है कि विधानसभा में सीट एडजस्टमेंट इस ढंग से हो कि राजद, कांग्रेस, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड चुनाव के बाद इन चारों की सीटों की संख्या 100 के आंकड़े को न छू पाए। अगर नीतीश कुमार की पार्टी 50-55 पर अटके तो राजद, कांग्रेस, लेफ्ट भी 50-55 तक अटक जाए। ये कवायद बिहार के अंदर खाने एग्जीक्यूट की जा रही है। और कैसे की जा रही है? कोशिश पूरी तरह से यही है कि राजद और जदयू के बीच आमने सामने की टकराहट वाली सीटों की संख्या को कम किया जाए, क्योंकि राजद और जदयू आमने सामने जब टकराएंगे एनडीए और इंडिया अलायंस के रूप में, तो स्वाभाविक है कि सीटें इन्हीं दोनों के पास रह जाएंगी, चाहे ये जीते या वो जीते। तो इस संभावना को कम करने के लिए पूरी कवायद बीजेपी कर रही है कि राजद और जदयू के बीच आमने सामने टकराहट कम हो। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि सीक्रेट प्लान को जिस तरह से महाराष्ट्र में एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरह से महाराष्ट्र में अमल में लाया गया, आज शिंदे के इस्तीफे के रूप में चेहरा देखने लायक था शिंदे साहब का, जो शिंदे के इस्तीफे के रूप में सामने आया है, नीतीश कुमार के सामने भी वही परिस्थिति रखी जाए कि अब आपके बिना भी सरकार बन सकती है और चुनाव के बाद आपकी भूमिका अब नगण्य हो गई। तो इस नगण्य भूमिका को स्वीकार करने के लिए क्या नीतीश कुमार तैयार होंगे? जनता दल यूनाइटेड के अंदर 2 धाराएं हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक धारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का हिमायती है, जिस धारा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, नीतीश कुमार के बेहद करीबी राष्ट्रीय महासचिव माने जाने है, बेहद करीबी है नीतीश कुमार के अशोक चौधरी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली धारा के माने जाते हैं। वहीं मंत्री विजेंद्र यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, ये सेकुलर खेमे की राजनीति के साथ चलना पसंद करते हैं। वहीं एक तीसरी धारा भी जनता दल यूनाइटेड में है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और विजय चौधरी की गिनती होती है। वही साहब जिधर चले जाएं, नीतीश कुमार जो कहें, एनडीए के साथ रहना है, हाँ ठीक है, इंडिया के साथ रहना है, हाँ ठीक है, ये इस तरह से बीच की स्थिति में रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार को दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या वास्तविक सूचनाएं पहुंच रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट को आने के बाद जो हालात बिहार में बने हैं, राष्ट्रीय जनता दल का कंधा झुका हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर इस बात को लेकर के अब द्वंद्व की स्थिति बन रही है कि पार्टी की लाइन क्या हो। कई सारी धाराएं उत्पन्न हो रही है जो लालू यादव और तेजस्वी यादव को इन्फ्लुएंस करने की, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। एक धारा यह है जिसमें तेजस्वी यादव के कई करीबी उनके हिमायती हैं, उस धारा के कि तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव की तरफ पीडीए की लाइन लेनी चाहिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव की लाइन लेनी चाहिए। लेकिन उस धारा के विरोध में लालू यादव इसलिए खड़े हो जाते हैं, उसके विरोध में नहीं बल्कि उस तर्क के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री पद पर कोई अगड़े वर्ग का व्यक्ति आसीन है, इसलिए वो नैरेटिव चल गया। बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार आसीन है, जो अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं, फिर बिहार में वो धारा चलेगी नहीं। बात भी बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव तो अपने माई बाप समीकरण के साथ अड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो समीकरण भी इस चुनाव में बिखर गया, खास करके जब रामगढ़ के चुनाव में उन्होंने अगड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया। अगड़े वर्ग के लोग भाजपा के साथ चले गए, यादव बसपा के साथ चले गए, न अगड़ा बचा न पिछड़ा बचा, राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर खिसक गया। चारों सीटों पर बुरी स्थिति हुई और सबसे बुरी स्थिति वहां हुई बेलागंज में, जहां जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी, क्योंकि वहां मुसलमानों के बड़े तबके ने जेडीयू का समर्थन कर दिया। मुसलमानों के बीच भी इस बात को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ही इस बात को लेकर चर्चा है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने से कहीं ऐसा ना हो जाए, एक तरफा राजद के गठबंधन को वोट देने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई चिराग मॉडल एग्जीक्यूट हो जाए और भाजपा जेडीयू से बड़ी बन जाए फिर से।
ये हालात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को बहुत अच्छे तरीके से इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय समझ रहा है। और जब अल्पसंख्यक समुदाय जदयू की तरफ झुक रहा है, ठीक ठाक संख्या में झुक रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल का एमवाई भी दरक रहा है। इस वजह से भी राजद के कंधे झुके हुए हैं। राजद के जब कंधे झुके हुए हैं तो नीतीश कुमार को और क्या चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाने के पहले 4 बार सोचते हैं, कई लोगों से अंदर खाने विचार विमर्श करते हैं, और जब वो बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं कई बार देर भी करते हैं, जल्दबाजी तो कभी करते नहीं। लेकिन इस बार के जो हालात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए वाली हालत हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जब तक वो संभले तब तक हालात उनके हाथ से पूरी तरह निकल जाए। इस बात की कवायद, इस बात की संभावना और इस बात को लेकर चिंतन मनन का दौर जनता दल यूनाइटेड में है। जनता दल के अंदरूनी सूत्र निजी बातचीत में अक्सर कहते हैं कि लालू यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर 105 सीटें लड़ने पर भी उतनी ही सीटें जीती जा सकती है जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ने पर 135 सीटें मिले, तब जाकर शायद उतनी सीटें जीत पाए। आंकड़े भी आप देख सकते हैं, 101 सीट पर लड़कर जेडीयू 71 सीट जीती 2015 में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ देखें, 115 सीटें लड़कर 43 सीटें जीती। ये हालात बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, और जब ये हालात बने हुए हैं, वोटर का एक बड़ा तबका सिर्फ 2 मुद्दों पर वोट करता है कि कहीं भाजपा ना आ जाए बिहार में या कहीं राजद ना आ जाए बिहार में, और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। तो सवाल यह है कि भाजपा और राजद दोनों में कंसोलिडेटेड वोट बैंक, सबसे ठोस वोट बैंक किसका है। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक ज्यादा ठोस है। उपचुनाव में भी चारों सीटें भले ही एनडीए ने जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बिखरता हुआ दिखा है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बिखरता हुआ दिखा। नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना के माध्यम से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को तहस नहस करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद जो बिहार की सियासत है, और बिहार की सियासत में नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल कर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर नीतीश कुमार को ही डिच कर देने की जो सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, उस सीक्रेट प्लानिंग को नीतीश कुमार समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पार्टी में उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है या पार्टी में उन तक सही सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। यही वो यक्ष प्रश्न है जिस प्रश्न के सहारे, जिस सवाल के सहारे बिहार की राजनीति में मंडल बनाम कमंडल की स्थिति में मंडल फोर्सेज के उस धड़े की स्वीकार्यता जो अब तक बनी हुई है, जो चाहे मंडलवादी धारा के साथ हो या कमंडलवादी धारा के साथ हो, अब वो स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव, चाहे वो चुनाव जब हो जाए, उस परिस्थिति की संभावना धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। क्योंकि वो परिस्थितियां कामयाब तब तक हो रही थी जब तक चेहरा नीतीश कुमार का था, लेकिन नीतीश कुमार को धीरे धीरे जिस प्रकार से छोटा किया गया राजनीतिक तौर पर, 140 सीटों वाली पार्टी को 115 सीटों पर लड़ने को मजबूर किया गया। इस बार इतनी पार्टियां गठबंधन में है कि 115 सीटें भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सवाल है। भाजपा की कोशिश अलग है कि बराबर सीटों पर दोनों लड़े या हद से हद जेडीयू को 5 सीटें ज्यादा दी जाए। तो इन सारी कवायद के बीच राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भाजपा जदयू का गठबंधन चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएगा, इस बात की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। लेकिन उस जीत में जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा कितना बड़ा होगा, जनता दल यूनाइटेड बिग ब्रदर के रोल में होगी या जनता दल यूनाइटेड 43 से बढ़कर 53-55 पर ही सिमटने की स्थिति में होगी, यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक ताकत, जनता दल की राजनीतिक ताकत, जनता दल यूनाइटेड की, और इन सब से आगे नीतीश कुमार जो बिहार में बैलेंसिंग एक्ट के सहारे संतुलन की राजनीति के सहारे बिहार की राजनीति को विकल्पहीनता के बीच एकमात्र विकल्प, चाहे वो श्रेष्ठतम विकल्प हो या मजबूरी का विकल्प हो, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, उस विकल्प के बीच कम से कम विकल्प तो बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विदाउट लीडर है, यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी तो है लेकिन लीडर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लीडर विदाउट पार्टी है, नेता तो है क्योंकि एक नेता के पास एक जातीय वोट बैंक है, लेकिन पार्टी के नाम पर क्या है?
पार्टी के नाम पर एक समुदाय विशेष का और एक समीकरण विशेष का एक वोट बैंक है। तो पार्टी विदाउट लीडर और लीडर विदाउट पार्टी, चेहरा विहीन पार्टी और पार्टी विहीन चेहरा, इन दोनों के बीच जो नीतीश कुमार मौजूदा दौर में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, उस स्थिति को 2025 के विधानसभा चुनाव में वो किस गठबंधन के साथ बनाए रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, दिल थाम कर इंतजार करें, सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। क्योंकि नीतीश कुमार झटके से फैसला लेते हैं, और जब फैसला झटके से लेते हैं तो दाएं और बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि एक दूसरा हाथ क्या कर रहा है। और लेकिन इन सब के बीच जो बयान ललन सिंह ने अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के दिया, क्या वो स्वीकार्य है? एक तरफ जब अल्पसंख्यक वोटर नीतीश कुमार की तरफ झुकते हुए दिखे, उनके कामों की तारीफ करें, वोट दे या ना दे, इस तरह के बयान यदि सच भी हो, वास्तविकता भी हो, तो देने की क्या जरूरत थी? और फिर ललन सिंह के करीबी हर्षवर्धन सिंह को अचानक राष्ट्रीय महासचिव बना देने का फैसला, क्या यह बिल्कुल उसी तरह का फैसला है जिस तरह आरसीपी सिंह को पार्टी से विदाई देने के पहले उन्हें केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद ले लिया गया था? देखते जाइए, सियासत में ऊपर चढ़ाकर अचानक लगाम खींच लेना यह नीतीश कुमार की सियासत का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। और इस अहम हिस्से में क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी में उस खेमे को ऊपर चढ़ा रहे हैं जो भाजपा के साथ है, या गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर चढ़ा रहे हैं? सब कुछ साफ हो जाएगा कुछ दिनों में, देखते जाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।